नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें हम क्या करेंगे, अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर को। सितंबर का मैंने करा दिया है, तो ये अक्टूबर का 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। देखिए, यूपीएससी का क्या फंडा है, आपको डेली के क्या देखो, यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको 10 से 15 आर्टिकल डेली के कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी वही पैसे मिलते हैं। 1 घंटे के पैसे मिलेंगे तो वो आपको 10 पढ़ाएंगे। जिनको 2 घंटे के पैसे मिलते हैं वो आपको 15 आर्टिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, जिनको ज़्यादा 3 घंटे के पैसे मिलेंगे वो इधर उधर के और 20 आर्टिकल आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूट्यूब पे ये एक ट्रेंड बन गया और लोगों को लगता है कि आर्टिकल नहीं पढ़े तो हम कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये वहम भी लोगों में आ गया है, और वैसे ज़रूरी भी है, क्योंकि आर्टिकल क्या करता है, आपकी सोच को डेवलप करता है। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आपके ब्रेन में आते हैं और वही आइडियाज़ हमें अपने एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। तो मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए जो बेस्ट आर्टिकल हैं केवल उन्हीं को पढ़ना चाहिए। ठीक है, फालतू के आर्टिकल पढ़ोगे तो ब्रेन क्या होगा, कंफ्यूज करेगा। और ऊपर से जब आप लगभग मैक्सिमम अगर लगाएं तो 10 आर्टिकल अगर पर डे का लगाएं तो महीने के 25 डेज़ में कितने हो गए, ये आपके 250 आर्टिकल हो गए। एक महीने में आपको 250 आर्टिकल करने पड़ेंगे। ठीक है, और साल के कितने हो जाएंगे आपके, 2 से 2,500 और लगभग 3,000 तक आपके आर्टिकल हो जाएंगे। सोचो, 3,000 एक साल के आर्टिकल कभी आप रिवीजन कर पाओगे? मुझे नहीं लगता इसका 10% भी आप कभी रिवीजन कर पाओगे। तो ये क्या है, ये बचपना है आप में, क्योंकि आपको तैयारी का असली मैटर तो पता ही नहीं है किस तरीके से तैयारी करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता। सिलेबस नहीं पता है, इसलिए जो आदमी बोलता है ना ये आर्टिकल एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपको लगता है भैया ये इसी से ही आएगा इस बार क्वेश्चन, और वो क्या करते हैं, वो आपको झूठ बोलते हैं यही आएगा यही आएगा। तो आपको यकीन हो जाता है हाँ यही आएगा, तो आप क्या करते हो, नोट डाउन कर लेते हो। सभी आर्टिकल उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी के नोट्स बनाने लगते हो। तो सोचो, 3,000 आर्टिकल, 2,500 से 3,000 आर्टिकल अगर आप एक साल में जिसके नोट्स बना रहे हो, क्या कभी उसका रिवीजन कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। देखो, सबसे सीधी बात करूँ, नो बकवास सीधी बात, तो उसका क्या है, देखो विद्वान अगर बनना है ना तो 15-20 आर्टिकल पढ़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम देना है ना तो सेलेक्टेड आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, मतलब सीधी बात कह रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। विद्वान तो आप बन जाओगे 15-20 आर्टिकल पढ़ के डेली के, लेकिन यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना वजन हो जाएगा आपके ऊपर 3,000 2,500 आर्टिकल का, जिसकी रिवीजन कभी नहीं कर पाओगे। फिर टेंशन रहेगी कि रिवीजन इसकी करूँ या अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है उसकी करूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ूँ या आर्टिकल पढ़ूँ। ठीक है, रामशरण पढ़ूँ या आर्टिकल पढ़ूँ। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ूँ या आर्टिकल पढ़ूँ, तो कन्फ्यूज़न में आप घूमते रहोगे। ना तो आपसे आर्टिकल तैयार होंगे, ना ही आपसे अपनी बुक तैयार होगी, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो आपको सीधा कह रहा हूँ, अगर आप अपनी तैयारी में हैं तो कोशिश करो सेलेक्टेड आर्टिकल पढ़ो। और सेलेक्टेड, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया ये सेलेक्टेड है, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको सिलेबस नहीं पता होता। यूपीएससी का अगर आप भी चाहते हो आप खुद से अपने आर्टिकल सेलेक्ट करो, तो यूपीएससी का जो भी सिलेबस है, ठीक है, आप सिलेबस पे टारगेट करो। जिस बच्चे को अपना सिलेबस पता है ना, वो एक झलक में ही समझ जाएगा ये आर्टिकल उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो कोशिश करो अपने सिलेबस पे पकड़ रखो। पकड़ रखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल से। देखो, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम रसायन की बात करेंगे। फर्टिलाइज़र अब बड़ी तेज़ी से हमारे क्या हो रहा है, फूड चेन में शामिल हो रहा है, और एग्रीकल्चर में हम बड़ी तेज़ी से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हरित क्रांति जब आई थी वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन अब इसका इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है, हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो रही है। और ये क्या, इसके महत्व भी हुए और इसके नुकसान भी हो रहे हैं। जब ये इंसान के फूड चेन में आएगा तो ऑफकोर्सली इसके नुकसान भी होंगे। तो ये हमारा आर्टिकल है। देखो, कोई भी अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं मेंस में, तो उसमें क्या रहता है कि पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट लिखने होता है क्वेश्चन को समझने के लिए या सामने वाले को बताने के लिए कुछ फैक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, फैक्ट के बाद टू द पॉइंट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के बाद अगर हमसे राय पूछी गई है, हमारी अपनी समझ पूछी गई है, जिसे कंक्लूजन बोलते हैं, तो वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, नहीं तो टू द पॉइंट हम आंसर लिखते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको यही नहीं पता कि आपका हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो हमारा देखो मेंस जो होता है ना, मेंस में 150, ठीक है, 150 टू 250 ये हमारी वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हमें लिखना नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं लिख पाएंगे, तो हमें अपने पूरे आर्टिकल को इसमें बांध के रखना होता है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना, और सीधा हमें
टू द पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। तो फालतू की बकवास लिखने से अच्छा है आप सीधा डायरेक्ट अपने आंसर पे आएँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। तो हरित क्रांति आई तो तेज़ी से वृद्धि हुई, और पर्यावरण को क्या हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ। अब फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होना तय है, ठीक है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है हमारी, उर्वरक 2020 में 61 मिलियन टन उर्वरक हमारी खपत है, और यूरिया की खपत कितनी है हमारी, 55% है इसका। तो उर्वरक का उत्पादन देश में कितना है, 45 मिलियन टन, और इससे बाहर का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो हमारा सरप्लस माइनस में रहता है, क्योंकि बाहर से आयात करेंगे तो हमें डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। केंद्रीय यूरिया उर्वरक सब्सिडी, ठीक है, तो किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। पीड़कनाशक में विनियमित कीटनाशक अधिनियम है हमारे पास, ठीक है। कीटनाशी नियम 1971 भी है हमारे पास, जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, ये नियम बनाया। अब देखो सतत, तो सतत याद रखना, सतत खेती हो, सतत विकास हो, या सतत जो भी हो, तो इसको आप याद रखेंगे तो हम सतत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि सतत क्या होता है, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक विकास करना ही हमारा सतत विकास कहलाता है। तो खेती में भी हम क्या करेंगे, हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी रणनीति अपनाएंगे ताकि भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना हो या कम से कम लॉस हो। तो कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन हमारे पास हो, कि पोषक तत्व बने रहे, हम इस प्रकार की एग्रीकल्चर को अपनाएं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, तरल नैनो यूरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तरल नैनो यूरिया, तो इसको याद रखेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें हम एक्टिव रहेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने एक आर्टिकल में पूरे क्वेश्चन को कवर कर दिया है कि एग्रीकल्चर और रसायन से जुड़ा जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल को पूरे अपने सिलेबस से जोड़ कर देखना है। अब मुद्दे क्या है भाई, जब मुद्दा है कोई ना कोई तभी तो ये चर्चा में रहा है। तो मुद्दे हमारे पास यानी समस्या मुद्दे, तो वो इसी में आ जाएंगे सब। उर्वरकों का क्या हो रहा है, अधिक प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जैव आवर्धन जीवों को नुकसान हो रहा है, जब फर्टिलाइज़र हम ज़मीन में यूज़ करेंगे, धरती में, ठीक है, मिट्टी में यूज़ करेंगे, तो क्या वहाँ पर जो जीव है वो भी मरेंगे, और डेड जोन बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम पानी देते हैं, जब हम अपने खेतों में पानी देते हैं, तो वो पानी रिस कर कहाँ जाएगा, जल में जाएगा, झीलों में जाएगा, नदियों में जाएगा, तो वहाँ पर क्या मछलियों को नुकसान करेगा, और उसके आसपास बनने वाले चक्र को भी डैमेज करेगा। तो उसको क्या कह रहा है, ये डेड जोन बनना। मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, मृदा का जो स्वास्थ्य है वो गिरेगा, और तो इसका अधिक उपयोग, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारी समस्याएं हैं। तो समस्याएं, तो अब समाधान भी आप ही को बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रामीण उर्वरक बैंक की स्थापना करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, हम ग्राम स्तर पर एक बैंक की स्थापना करेंगे, तो किसान डायरेक्ट यहाँ से लेगा उर्वरक, तो उसको सीमित मात्रा में मिलेंगे, और कम से कम उसको सलाह दी जाएगी आप अपनी ज़मीन में कितना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसानों को जागरूक बनाना पड़ेगा। भाई किसान जागरूक नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। एक समय के लिए हो भी जाएगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या होगी, वो धरती धीरे धीरे बंजर होती जाएगी, ठीक है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैविक कृषि का हम उपयोग करें, मतलब हम ऐसी कृषि को उपयोग करें जिसमें फर्टिलाइज़र यूज़ ना किया जाता हो, और कोशिश करें कि जैविक खेती पर हम ज़्यादा ध्यान करें। तो हम ऐसी फसलें लगाएं, इसमें क्या करें, हम ऐसी फसल लगाएं जो पूरी साइकिल हो, 12 महीने की साइकिल हो, जिसमें आज ये बो दिया, आज ये बो दिया, आज ये बो दिया, आज ये बो दिया, इस तरीके से हम कई सारी फसलें लगाएं। जैव उर्वरक का समावेशन, तो जैव जो उर्वरक है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आर्टिकल तैयार होता है, ठीक है। सेकंड है भारत में शिक्षा में सुधार। देखो ये शिक्षा में सुधार केवल मेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये देखो आप जब ऐसे लिखोगे ना, तो एजुकेशन हो, ठीक है, वुमेन्स को लेकर हो, तो ये 2-3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपका ऐसे पूछा ही जाएगा। जब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा, आप सेलेक्टेड, आपको केवल 5 टॉपिक दूंगा, आप 5 टॉपिक तैयार कर लेना, उसमें से डेफिनेटली आपके 2 आ ही जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं आपको बताऊंगा जब ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब 2030 में विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी किसकी होगी, भारत की होगी, ठीक है। तो सरकार व्यय कितना करती है जीडीपी का। देखो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, भारत में शिक्षा में सुधार हम कैसे कर सकते हैं, या भारत में शिक्षा में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो आप समस्या बताओगे, ठीक है, और भविष्य में हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो आपको समस्या के साथ साथ सुधार भी बताने हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, भारत में अभी
बहुत सारी समस्या बनी हुई है, लेकिन समस्या के साथ साथ भारत ने कुछ उपाय करे हैं। तो भविष्य में ध्यान में रखते हुए आप क्या उपाय बता सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ओवरऑल एक ही आर्टिकल में आपको सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जब एजुकेशन के सुधार से क्वेश्चन आए तो आपको इधर उधर ना भागना पड़े और डायरेक्ट इस आर्टिकल से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। अब छात्रों की शिक्षा का अनुपात क्या हो रहा है? धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ठीक है। गरीब गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाता। ठीक है। और सरकारी व्यय कितना है? जीडीपी का 3.5 है, जो बहुत कम है। आधुनिक शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। ठीक है। मदरसे वगैरह जो भी होते हैं अपने धार्मिक, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये भी समस्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें जल्दी से जल्दी अपनाना पड़ेगा, भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना है तो। ठीक है। हमने अब तक क्या प्रयास करे हैं? ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम सुधार करेंगे तो आज तक हमने कोई काम ही नहीं किया एजुकेशन को लेकर। तो हम ये भी तो बताएंगे ना, हाँ हमने काम किया है और भी बेहतर करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान लिखेंगे, प्रज्ञाता लिखेंगे। ठीक है। मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में मिलता है उसके बारे में लिखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड जो आंदोलन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें फीमेल्स हैं। ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में हम लिख देंगे। इसमें रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे आप डाल देना। बस एक ये क्वेश्चन मेंस के आंसर का फॉर्मेट है, तो उसमें आप ऐड ऑन तो कर देंगे। यही टॉपिक तो याद नहीं रहते। जब हम आंसर लिखेंगे, हमारे पास अगर बेसिक टॉपिक याद है ना, तो हम कुछ ना कुछ पीछे लिख देंगे। देखो बुनियादी बुनियादी ढांचा क्या है? हमारा कमज़ोर है। ठीक है। कमज़ोर है तो उसको ठीक करेंगे। तो ये हमारी समस्याएं बता रहा है बुनियादी ढांचा। ठीक है। उच्च ड्रॉप दर है। ठीक है। तो देखो ये समस्या जो है ना, अगर इसमें हम सुधार कर लेंगे तो यही हमारा समाधान है। लेकिन और कितने अच्छे बेटर तरीके से हम सुधार कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है। उच्च ड्रॉप दर है। ठीक है। बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, 5वीं तक पढ़ते हैं, 5वीं में छोड़ देते हैं, छठी 7वीं तक आते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के लिए विदेश जाना, देखो इसमें दो तरह की समस्या है। बच्चा क्या करता है, सोचता है कि यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, विदेश पढ़ने जाऊँ। ठीक है। ये भी समस्या है। विदेश चला जाता है और वहीं सेटल हो जाता है। दूसरा क्या है, भारत से पढ़ेगा और फिर पढ़ लिख कर कहाँ विदेश के लिए, मतलब फॉरेन कंपनी के लिए काम करने लगेगा, लेकिन भारत को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी समस्या बनी हुई है। अब क्या एजुकेशन, अब क्या अनपढ़ों की जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भाषाओं में शिक्षा नहीं है। ठीक है। जैसे कि भाई हिंदी और इंग्लिश दो में से एक में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये बाउंडेशन है। ठीक है। तो ये भी बड़ी समस्या है भाषा को लेकर। तकनीकी व्यवसाय की शिक्षा का अभाव, देखो टेक्निकल कोई और क्या व्यावसायिक तौर पर शिक्षा का अभाव है, तो हमें इस तरह के स्कूल कॉलेज बनाने पड़ेंगे। लिंग असमानता, महिला पुरुष को लेकर आप जानते हो कि भाई लड़के को तो हम कहीं भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लड़की के लिए भाई नियम रहते हैं। भाई आपको इवनिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है तो इवनिंग में नहीं पढ़ सकते, मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत तरह की समस्या फीमेल्स को लेकर, वो अपने हिसाब से आप एक दो टॉपिक इसमें डाल देंगे। देखो ये जो है ना, ये मेन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक टॉपिक है ना ये वाले, ये अगर आपको पता है ना तो अंदर आप कर ले जाओगे। जब आपको यही टॉपिक नहीं पता होंगे ना, तो आप कभी भी आंसर बना ही नहीं पाओगे। सामाजिक समस्या, तो सामाजिक समस्या में वही महिला पुरुष की समस्या है। ठीक है। या भाई किसी के पिताजी गुजर गए तो कह देते हैं आप क्या करोगे इसको पढ़ा के, इसको कहीं नौकरी पे लगा दो, इसको ये कर दो वो कर दो। ठीक है। अगर माँ गुजर गई तो किसी लड़की को कहते हैं आप क्या करेगी ये पढ़ लिख कर, है आगे शादी जाके वही रोटी सब्जी बनानी है। तो ये क्या है, सामाजिक रूढ़िवादी सोच है। ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। तो ये भी समस्या है। अब उपाय क्या है? देखो मैंने बताया ना, जो समस्या है उसमें अगर हम सुधार कर दें तो वही हमारे उपाय है, लेकिन कुछ अलग से भी हम उपाय बता सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या इम्प्लीमेंटेशन करना, शिक्षा के साथ साथ हम रोजगार भी देंगे। ठीक है। ऐसी शिक्षा जो रोजगार से रिलेटेड हो। भाषाई अवरोध को कम करना, मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है हम उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। प्राचीन से सीख लेकर भविष्य की ओर, देखो प्राचीन में गुरुकुल पद्धति थी, लेकिन आज क्या है, कोई भी टीचर डांट दे तो भैया पुलिस केस हो जाता है। तो क्या जो टीचर और एक स्टूडेंट का संबंध है ना, वो अच्छा बने, सुधार हो उसमें। जैसे पहले गुरुकुल पद्धति थी। ठीक है। उस आधार की यह शिक्षा की बात कर रहा है, अनुभव आधारित शिक्षा। ठीक है। जो अनुभव पे आधारित हो उसकी बात कर रहा है। तो ये एआई की बात कर रहा है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह हुई है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। इस तरह की एजुकेशन पे हमें काम करना पड़ेगा, जो भविष्य को देखकर एजुकेशन बनाई जाती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है। ठीक है। रोबोटिक साइंस वगैरह उसकी पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये हमारे 2 आर्टिकल हो। अब थर्ड में हम चलते हैं। ठीक है। रक्षा क्षेत्र, तो रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो 12, देखो
देखो इसमें क्या है, देखो हिंद प्रशांत देश, 12 हिंद प्रशांत देशों में भारत कौन से चौथे स्थान पर आत्मनिर्भर है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, जो हमारे रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड सामान है ना, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो आयात करेंगे तो क्या भाई हमारा ही नुकसान है, आयात करेंगे हम दूसरे देश पर निर्भर हैं। कल को चाइना पाकिस्तान से हमारी फाइट हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों का मुंह देखते रहेंगे। हमारे पास भी तो वेपन होने चाहिए ना। तो उसकी बात कर रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आयात करेंगे तो देश को नुकसान भी होगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या प्रयास करे हैं तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे। आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि, बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब तक हमने ये निर्माण किया अपने देश में। ठीक है, प्रमुख पहलों में क्या लिखेंगे हम, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप लॉन्च किया। ठीक है, आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट। ठीक है, प्रचंड हल्के लड़ाकू विमान। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट चर्चा में भी रहा है, तो ये हमने पहल करी है। ठीक है, अब चुनौती क्या है, देखो आयात बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं ना, हमारी सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे आगे। ठीक है, और प्राइवेट जो भागीदारी है, प्राइवेटलाइजेशन बहुत कम है हमारा रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी समस्या। आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास कम है। ठीक है, और भी अन्य में हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, स्किल्ड बंदे कम है। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट कम है। तो इस तरह के मुद्दे अन्य कुछ भी जो भी आपके दिमाग में डाल सकते हैं। अब आत्मनिर्भर बनना है तो हम क्या उपाय करें। ठीक है, तो उसके बारे में भी लिखेंगे ना। क्वेश्चन ही हमसे ये पूछा हुआ है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो प्राइवेट सेक्टर को हमें खोलना होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हम खोलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, निवेश आएगा, और रक्षा औद्योगिक गलियारे हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे कि भाई लखनऊ कानपुर के पास यहाँ एक फैक्ट्री बना दी बुलेट की, कि यहाँ पर भाई मशीन गन की अ, बंदूक की गोलियाँ बनेगी। तो यहाँ छोटे छोटे क्या कर दिया आसपास, यहाँ और क्या करा, ये पूरा हब बना दिया। ऐसे ही टैंक जब बनाया जाएगा तो टैंक के आस, जैसे टैंक हमने गांधीनगर में बनाया, तो गांधीनगर के आसपास ये छोटे हब बना दिए। तो इस तरह से आर्थिक गलियारे हमें बनाने पड़ेंगे। रक्षा निवेश हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखो रक्षा का क्षेत्र को जब हम ओपन करेंगे तो निवेश तो आएगा ना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, निवेश बढ़ाना पड़ेगा। एक नीति का निर्माण करना पड़ेगा, पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और विश्व रक्षा बाजार पर पहुंच बनानी पड़ेगी। देखो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा ना, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो अपना प्रॉफिट देखता है, तो प्रॉफिट के लिए उसको क्या चाहिए, उसको मार्केट चाहिए। ठीक है, उसको मार्केट चाहिए, तो गवर्नमेंट का क्या काम है, प्राइवेट सेक्टर लेकर आए तो उसके लिए मार्केट भी दिखाए कि आप इस सामान को यहाँ बेच सकते हैं। अर्थव्यवस्था में भी क्या हमें सहयोग मिलेगा। देखो आयात जब कम होगा और जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हमारा निर्यात भी तो बढ़ेगा ना, तो अर्थव्यवस्था में भी हम बेटर कर पाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, अब हिंद प्रशांत क्षेत्र से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। देखो क्वाड के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका, तो ये दोनों सिमिलर है, मतलब आप एक दूसरे में आपस से मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र पूछ लेता है, और कई बार डायरेक्ट क्वाड से रिलेटेड पूछ लेता है। तो आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलर्ट पे रहिए, तो कभी भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया के संदर्भ में आपको हर क्वेश्चन तैयार करना है, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एनवायरनमेंट का हो, साइंस टेक का हो, ठीक है, आईआर का हो, सब आप इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में क्या कह रहा है, ये सर्वाधिक आबादी है, 4 महाद्वीप है जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 60% आबादी, 2/3 विश्व की उत्पादन करता है। ठीक है, एफडीआई का स्रोत है। ठीक है, समुद्री संसाधनों का विशाल भंडार है इसमें। तो ये हमारे फैक्ट हैं। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में कुछ तो बताएंगे ना, तभी तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो हम ये स्टार्ट करने से पहले, जरूरी नहीं है सभी टॉपिक याद हो, आपको कुछ भी याद हो। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से 4 महाद्वीप हैं, अगर जो जो आपको याद रहे वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। अब चुनौती क्या है, भू रणनीतिक चुनौती है, जिसमें क्वाड, शंघाई ये हमारे सहयोग संगठन है, इसके बारे में लिखेंगे। अब चुनौती क्या है, चीन का सैन्यकरण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक समस्या भी है, सुनामी है, चक्रवात है, आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं, तो ये भी समस्या। अवैध कार्य होते हैं, मानव तस्करी, ठीक है, नशे वशे की सामान, तो ये वहाँ पर ड्रग्स वगैरह का भी काम होता है। और भारत की क्या है, सीमित सेना है। अब भारत भाई ज़मीन पे थल सेना लगाए या नेवी में अपॉइंट करें, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि सेना सीमित है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब भारत की उपस्थिति क्या है अभी फ़िलहाल में, तो भारत को क्या करना चाहिए, तो गठबंधन बनाना चाहिए देशों के साथ, जो भी हमारे दक्षिण एशिया देश हैं उससे हमें गठबंधन बनाना पड़ेगा। समुद्र में जागरूकता फैलानी पड़ेगी ताकि हमें खुफिया जानकारी प्राप्त हो सके, मछुआरे वगैरह या जहाँ भी वो
हमारे नेवी ऑफिसर लगे हुए हैं, वहाँ पर जागरूकता हमें बढ़ानी पड़ेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों से हमें मित्रता करनी पड़ेगी। जो भी हिंद प्रशांत देश हैं, जैसे श्रीलंका वगैरह, म्यांमार वगैरह, यहाँ से हमें मित्रता बनानी पड़ेगी। और भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, तो हमें मित्रता बढ़ानी पड़ेगी। मुक्त खुले सुरक्षा हिंद प्रशांत की ओर हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। भू ध्रुवीयता पर भारत का रुख, देखो पहले क्या था, भारत का पूरा विश्व 2 ध्रुव में था, एक USSR और एक अमेरिका। ठीक है, तो 2 ध्रुव थे। अब क्या, चाइना भी आ गया, इंडिया भी आ गया, जापान भी आ गया। ठीक है, और भाई और भी कई देश आ गए, तो ध्रुवों में, अलग अलग ध्रुवों में बट गया है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। अब बहुध्रुवीयता में भारत बटा है, तो भारत भी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। तो भारत क्या है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, तो अपने हित के बारे में भारत सोचता ही है शुरू से। ठीक है, और वोस्तोक जो सैन्य अभ्यास था ना, तो ये थल सेना में तो भारत ने भाग लिया, लेकिन नौसेना में भाग नहीं लिया। क्योंकि नौसेना में क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोरल जो द्वीप है उसमें रूस और जापान का विवाद है, और रूस और जापान दोनों भारत के मित्र देश हैं। तो इन दोनों को, मतलब जापान को आपत्ति थी, तो भारत ने नौसेना अभ्यास में भाग नहीं लिया। तो भारत क्या, तटस्थ होकर सोच कर चलता है और अपने हित की बात करता है। ठीक है, भारत का जो हित होगा वैसी वो विदेश नीति रखता है। तो ओवरऑल इस तरीके से हम इसको टैकल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको जो सबसे ज़रूरी है। अगर आपको आर्टिकल, देखो 2-2.5 हज़ार आर्टिकल साल के करोगे ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इस तरह से कर रहे हैं वो जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं। डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि इतने आर्टिकल, 2-2.5 हज़ार, मान लो 2.5 हज़ार आर्टिकल पढ़कर है ना, आप विद्वान तो ज़रूर बन जाओगे, लेकिन यूपीएससी नहीं कर पाओगे यार। यूपीएससी के लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है। और ये आर्टिकल, अब मेरे को क्या पता ये आर्टिकल ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेगा, ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस जिसको याद है, तो वो एक झटके में पहचान लेगा ये आर्टिकल मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो करंट से रिलेटेड यूपीएससी कौन कौन से टॉपिकों पे पूछता है। देखो साइंस टेक पे करंट अफेयर से ही पूछेगा, ट्रेडिशनल तो पूछेगा नहीं, एनवायरनमेंट में करंट अफेयर से पूछेगा। ठीक है, और आईआर, ठीक है, और सोसाइटी। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, और इकोनॉमिक्स भी आप रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो सब छोड़ दो, गरीबी वगैरह ये सब, तो बाकी जो करंट बैंकिंग वगैरह से जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये करंट से होते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिससे रिलेटेड कभी भी करंट अफेयर में कोई भी आर्टिकल आ रहा है, तो हमें देखना है कौन सा हमारे सिलेबस को कवर कर रहा है, वही आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ना कि डेली के 10 से 15 आर्टिकल आप पढ़ो। आप विद्वान ज़रूर बनोगे, तो यूपीएससी को विद्वान चाहिए ही नहीं भाई। अगर यूपीएससी को विद्वान चाहिए होता ना, तो वो एग्ज़ाम ही क्यों कराता, एग्ज़ाम क्यों कराता, सीधा पीएचडी उठाता। ठीक है, पीएचडी जिनने किया है भाई वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसरो के जो भी साइंटिस्ट है, ठीक है, उसको उठा लेता है, ये आईएएस है, ये आईपीएस है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि भैया उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको ये सब एक्सपर्ट बंदे नहीं चाहिए, उसको एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं। तो मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरीके से हमारी ये क्लास ख़त्म हुई, आगे भी इस तरह से क्लास आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।